नमस्कार। आज अपन भारतीय संविधान की रूपरेखा के बाद उनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करेंगे। इनको विस्तार से समझने के लिए हम पहले इसकी रूपरेखा पे उसके प्रमुख जो मुख्य बिंदु है, संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदि के बारे में अगले वीडियो के माध्यम से अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन संघवाद और संसदीय शासन पद्धति के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे की रूपरेखा को समझ लेते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। 22 संविधान निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, किधर जाएगी, और जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया। इस बात को पढ़ते विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगाकर ध्यान में रख के जिससे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने स्वतंत्र भारत के एक शक्तिशाली लोकतंत्र समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को अलग अलग तरह से तैयार किया। तो अब चलते हैं इसके प्रमुख लक्षणों में। पहला है संघवाद। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें और केंद्रीय स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम केंद्र सरकार के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि
यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसलिए प्रांत स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कई सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर के सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपना ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों पर सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से संघवाद को अपन समझ सकते हैं। अगला बिंदु है अपना संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। पिछली क्लासों में अपन पढ़ भी सकें, भारत का संविधान अपने सभी व्यक्ति नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच पर तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र की कार्य पद्धति में प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में हम इसकी दूसरी इकाई में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगले वीडियो में अपन शक्तियों का बंटवारा और मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।